हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का, दैट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेपर क्या होता है। तो अगर हम एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर को हम बंद कर देते हैं और कंटेनर के अंदर सपोज करिए हम एक लिक्विड ले लिए हैं और वो लिक्विड वाटर है। ठीक है, वो लिक्विड क्या है? वाटर है। तो भाई यहाँ पे होगा क्या, जब हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, सपोज करिए 373 केल्विन हम टेम्परेचर यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है? कंटेनर के अंदर रखा हुआ है वाटर, पानी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। और ये आप घर में भी कभी देख सकते हैं, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके। अगर एक ओपन कंटेनर को आप गैस स्टोव पे चढ़ा देंगे और टेम्परेचर देंगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा बुलबुला सरफेस पे, और वो बुलबुला जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर जो है वो लिक्विड है और लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। स्पेशली अगर हम वाटर में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्डिंग जो है टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे टूटने लगता है और लिक्विड से ये कन्वर्ट होने लगता है किसमें? वेपर में। ठीक है, और वेपर जो है वो गैस का प्रॉपर्टी के जैसा कुछ होता है, वो भी हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि हमको ये समझ में आया कि लिक्विड जो है, लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर देंगे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवापोरेशन। एवापोरेशन। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जब वेपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन ये वेपर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू होता है लिक्विड में, और तब इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। एवापोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है वेपर में, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एवापोरेशन। लेकिन वहीं जब वेपर कन्वर्ट होने लगता है, वेपर कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में, देन इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको वेपर समझ में आ गया होगा क्या होता है वेपर। अब है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है F। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है, तो फोर्स क्या, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी व्यक्ति अगर फोर्स लगाता है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहा है तो उसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रेशर। तो अब इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे वेपर प्रेजेंट हैं। बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? वेपर प्रेजेंट है। ये वेपर जो है अब प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। वेपर जो है प्रेशर लगाना शुरू करेंगे कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, या फिर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड का सरफेस कौन सा है? तो बाबू ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो दिख रहा है यही है सरफेस ऑफ लिक्विड। जब वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो उसी चीज़ को कहा जाता है वेपर प्रेशर। यानी कि हम लोग कहते हैं द प्रेशर exerted by vapor above the surface of liquid, above the surface of liquid at certain temperature, this is called
और नॉन एज वेपर प्रेशर। दोबारा एक बार, द प्रेशर exerted by vapor above the surface of liquid at a certain temperature। लिक्विड को बॉयल होने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर तो चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 373.15 केल्विन। तो हम लोग अप्रॉक्स क्या ले लेते हैं बाबू, 373 केल्विन ले लेते हैं। क्या ये पूरा टॉपिक समझ में आया? वेपर प्रेशर क्या होता है? बहुत सिंपल सा है कि जब किसी लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, देन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड द वेपर्स exerts pressure on the या above the surface of liquid, that pressure is known as vapor pressure। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो देखिए आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अब देखिएगा कि जब जितने स्पीड से वेपर बन रहा होगा लिक्विड के द्वारा, यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन, अगर उतने ही स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, जितने स्पीड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही स्पीड से अगर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये स्टेट है इक्विलिब्रियम का। आप सभी बच्चों ने इक्विलिब्रियम टॉपिक को पढ़ा ही होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एवापोरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिनके कारण वेपर प्रेशर प्रभावित हो। तो पहला तो है नंबर 1, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा फैक्टर हो जाता है प्यारे बच्चों टेम्परेचर। ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण वेपर प्रेशर जो है उसके अमाउंट में, ठीक है, डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक, तो पहला हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ लिक्विड को। बहुत आसान है, इसमें आपको लिखना कम है। सपोज करिए कि मेरे पास वोलाटाइल लिक्विड है। अब वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है और नॉन वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है? तो जैसे आप पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो अगर वाटर को आप एक हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वाटर जो है वो वेपर को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिक्विड को नाम देते हैं क्या, वोलेटाइल लिक्विड। जिन लिक्विड के वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं या बनते हैं उन्हें कहते हैं क्या, वोलेटाइल लिक्विड। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जिनके वेपर जल्दी नहीं बन पाते हैं, तो उन्हें कह लेते हैं हम लोग क्या, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब जिनके वेपर आसानी से बन जाए या बनते हैं, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिनके वेपर आसानी से नहीं बनते हो, उन्हें कहते हैं क्या, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, लिक्विड। तो अगर हम वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, तो वोलेटाइल लिक्विड ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा, अब वोलेटाइल लिक्विड में भी हम लोग दो वोलेटाइल लिक्विड ले सकते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं पेट्रोल,
और एक हम लोग ले लेते हैं वाटर, जबकि दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है। दोनों का मान लीजिए अमाउंट आप ले लीजिए 1 लीटर, दोनों का अमाउंट आप ले लीजिए 1 लीटर और दोनों को बाहर धूप में छोड़ दीजिए। ओपन कंटेनर में आप क्या करिए, धूप में छोड़ दीजिए। आपको दिखेगा थोड़ी देर के बाद पेट्रोल जो है वो पूरे कंटेनर से खाली हो चुका है, लेकिन वाटर अभी भी है, लेकिन उसका भी अमाउंट कम हुआ है। मतलब दोनों वोलेटाइल है, मतलब दोनों क्या है, वोलेटाइल है। लेकिन पेट्रोल में जो मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है, और वाटर में मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगर है। इसीलिए जितना टेम्परेचर इसको मिल रहा था उतना ही टेम्परेचर इसको भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स मॉलिक्यूलों के बीच में जल्दी जल्दी ब्रेक करना स्टार्ट किया, इसलिए इसके मॉलिक्यूल जो है बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए वेपर में, बट इसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब इनका वेपर ज़्यादा बनेगा और इसका वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अगर ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, कम वोलेटाइल लिक्विड है तो कम वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर है बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर हम बात करते हैं तो हम 2 कंटेनर ले लेते हैं, 2 कंटेनर ले लिए और दोनों कंटेनर सेम कैपेसिटी का है और दोनों में हम 1 लीटर वाटर ले लिए, दोनों में हम 1 लीटर वाटर ले चुके हैं, दोनों में सेम वाटर ही लिए, ठीक है। बट यहाँ जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 373 केल्विन, और यहाँ जो दे रहे हैं टेम्परेचर वो दे रहे हैं 473 केल्विन। तो दोनों के टेम्परेचर में आपको अंतर मिल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, टूटेंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे। यानी कि यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगा और यहाँ पे वेपर कम बनेगा। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो बाबू वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, नेचर ऑफ लिक्विड, अगर वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, तो अगर वोलेटाइल ज़्यादा है तो ज़्यादा वेपर को फॉर्म करेगा, अगर वोलेटाइल कम है तो कम वेपर को फॉर्म करेगा। दूसरा, टेम्परेचर कम होगा तो कम वेपर बनेगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ ही गया होगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉल्ट, ठीक है, इनका पूरा नाम है फ्रैंकोइस मार्टी रॉल्ट। लगभग 1886 के आसपास इन्होंने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। आइए हम लोग उस रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वेपर प्रेशर के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज हम लोग जो है फिर रॉल्ट्स लॉ को समझ लेते हैं। देखिए, रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ सबसे पहले तो किसके बीच में रिलेशन देता है, तो पहले ये समझ लेना चाहिए आपको। रॉल्ट्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप between vapor pressure and mole fraction। आप मोल फ्रैक्शन के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितना फ्रैक्शन में सॉल्यूट है और कितने फ्रैक्शन में सॉल्वेंट है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। एंड मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है काई लेटर से, ठीक है, एक्स लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो चलिए आइए हम लोग समझ लेते हैं रॉल्ट साहब क्या कहते हैं। रॉल्ट साहब का कहना ये था कि अगर आप एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर के अंदर आप 2 चीज़ ले लेते हैं, एक तो आप ले लेते हैं सॉल्वेंट और एक ले लेते हैं आप सॉल्यूट। सपोज करिए आपने से सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट जो है वो हम लिक्विड ले रहे हैं और लिक्विड जनरली हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट का। सॉल्यूट जो लिए हैं वो भी क्या ले लिए हैं बाबू, वोलाटाइल। अब हम
ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो सॉल्यूट लिया गया है, सपोज करिए वो सॉल्यूट है इथेनॉल, ठीक है, और जो सॉल्वेंट लिया गया है वो लिया गया है वाटर, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इथेनॉल का भी वेपर बहुत आसानी से बनेगा, वाटर का भी वेपर बहुत आसानी से बनेगा। यानी कि कंटेनर के अंदर यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, कुछ मॉलिक्यूल वाटर के हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है इथेनॉल के हैं। जब हम यहाँ टेम्परेचर देंगे तो दोनों मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे वेपर में, चाहे वो इथेनॉल का हो या फिर वो वाटर का हो, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसमें, वेपर में। और जब दोनों मॉलिक्यूलों का वेपर बनेगा तो दोनों मॉलिक्यूल प्रेशर भी लगाना शुरू करेगा, दोनों मॉलिक्यूलों को जो वेपर हैं वो भी प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों इक्वल अमाउंट में लगाएगा, ठीक है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक ज़्यादा लगाएगा और एक कम लगाएगा। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितने फ्रैक्शन में सॉल्यूट लिया और कितने फ्रैक्शन में सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। मान लेते हैं इथेनॉल जो प्रेशर लगाएगा उसको हम मान लेते हैं PB, और जो वाटर प्रेशर लगाएंगे वो होगा PA। क्यों ऐसा हम इसको B और इसको A क्यों माने हैं, क्योंकि आप लोग पहले से आप लोग को बता चुके, सॉल्यूट को आप B मान लीजिएगा और सॉल्वेंट को क्या मान लीजिएगा, A मान लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय इथेनॉल दैट इज PB एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर दैट इज PA, ठीक है, क्लियर है बात। तो रॉल्ट साहब कहते हैं कि प्रेशर जो होगा किसी भी कंपोनेंट का वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे, यानी कि उसके अमाउंट पे। अगर उसका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर पानी आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल वाटर के वेपर में कन्वर्ट होंगे, जब वेपर ज़्यादा वाटर का होगा तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली वही ज़्यादा लगाएगा। लेकिन इथेनॉल आपने कम लिया है तो उसके बहुत कम मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, ठीक है, और प्रेशर भी वो कम ही लगाएंगे क्योंकि आपने अमाउंट कम लिया है, ठीक है। यही कहना था रॉल्ट साहब का, दैट इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज करिए आपने कंपोनेंट A लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा XA, और अगर आपने कंपोनेंट B लिया है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में लिया गया है P0A, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे और वो कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों P0B। तो लीजिए यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया रॉल्ट्स लॉ का। रॉल्ट साहब क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लॉ क्या है जरा देखेंगे लॉ। तो यहां पे आप लोग पहले टॉपिक एक लगा लेंगे कि रॉल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहां पे आप ये लिख सकते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल vapor pressure
of each component present in solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। जो आपको कहा गया उसी तरह का स्टेटमेंट लिखा भी गया। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर वो सॉल्वेंट हो, जो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन पे निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका एक हम इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं छोटा सा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर ए सॉल्यूशन containing volatile solute। हमने मान लिया है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉलाटाइल सॉल्यूट है, इन विच द वेपर partial vapor pressure of solute is Pb and solvent is Pa, and the mole fraction of solute is chi b and solvent is chi a। रेस्पेक्टिवली। लगातार, रेस्पेक्टिवली का मतलब लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम रॉल्ट्स साहब को एक इक्वेशन, रॉल्ट्स लॉ को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे बाबू? दैट इज, अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ लिखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स अब रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि रॉल्ट साहब ने क्या कहा। रॉल्ट साहब ने कहा, स्टेटमेंट आप सबने लिख लिया होगा, स्टेटमेंट को हम मिटा देते हैं। रॉल्ट साहब कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब हम इस चीज को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट रखेंगे पी नॉट ए और यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए। इसी तरह इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाएगा पी नॉट बी। इसका मतलब ये सुनिश्चित हो गया
कि रॉल्ट साहब का इक्वेशन हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, P नॉट ए इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, and it is called vapor pressure of pure solvent। ठीक है।